अक्सर हमें एक ही एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के केस में हमारे जो फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं वो हमारा ग्रेफाइट हो सकता है, डायमंड हो सकता है। इसके अलावा कार्बन ब्लैक की फॉर्म में भी कार्बन एग्जिस्ट कर जाता है। कार्बन ब्लैक में आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपने कैंडल देखी हो या कभी लैंप जलाया हो तो उसमें जो स्मोक जो बनता है वो एक्चुअल में कार्बन ब्लैक की ही फॉर्म है, क्योंकि ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स ही कार्बन ब्लैक हैं। इसके अलावा एक फॉर्म और भी कार्बन की एग्जिस्ट करती है जिसको हम बोलते हैं C60 या फ्लोरीन भी बोल देते हैं इसे। इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे। तो इन डिफरेंट फॉर्म्स जो ये कार्बन की एग्जिस्ट कर रही हैं, ये फिजिकली अगर हम देखें ये अलग अलग फॉर्म्स हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे अगर मैं ग्रेफाइट और डायमंड की अगर बात करूं तो डायमंड इज़ द नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस, और उसके कंपैरिजन में अगर हम ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट डायमंड के कंपैरिजन में काफ़ी सॉफ्ट सब्सटेंस है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल हम एज ए लुब्रिकेंट भी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम ग्रेफाइट को अगर देखें, ग्रेफाइट में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है जबकि डायमंड में नहीं होती। लेकिन ये फिजिकली तौर पे ये डिफरेंट हैं ये फॉर्म्स, लेकिन केमिकली तौर पे ये सारी की सारी फॉर्म्स एक सी ही हैं, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो है कार्बन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इन सभी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम हृदेश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपी से रिलेटेड है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, ये एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एलोट्रॉप्स को। एलोट्रॉप्स का मतलब ये है कि एलोट्रॉप्स रेफर to the different structural forms of the same element। यानी एक ही एलिमेंट्स की अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म का एग्जिस्ट करना, वो कंडीशन हमारी कहलाती है एलोट्रॉप्स, और इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी। तो जैसे अगर हम बात करें फास्फोरस के केस में हमारे दो एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट कर जाते हैं, एक रेड आसानी से और एक हमारा होता है वाइट फास्फोरस। के अलावा भी फास्फोरस के एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ग्रे फॉर्म में भी मिल जाता है, ठीक है, स्कारलेट फॉर्म में भी मिल जाता है। ये तो अलग अलग फास्फोरस की जो है जो कलर वाइज जो फॉर्म्स होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो हम बात करने वाले हैं पहले कार्बन के केस से हम शुरू करते हैं। तो कार्बन में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बन में ग्रेफाइट की फॉर्म को। तो ग्रेफाइट में जो स्ट्रक्चर है इसका, ग्रेफाइट का, वो कुछ हेक्सागोनल शेप का होता है, कुछ इस तरीके से। यानी ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम्स बाकी 3 कार्बन एटम्स के संग हमारा जुड़ा होता है, और यही वजह है कि ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाता है। तो कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है ग्रेफाइट का। ऐसे करके जो है इसको लेयर बाय लेयर ये डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो शेप है हमारी, वो कैसी शेप है हमारी, हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल लेयर बोल लो आप इसे, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता है। जैसे मैं इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप पेंसिल शार्प करते हैं तो उसमें ग्रेफाइट होता है। तो पेंसिल जब शार्प करते हैं तो ग्रेफाइट जो आसानी से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस पर जो लेयर है वो आपने एक एक लेयर करके उसको शार्प करते वक्त हटाई है, तो वो पाउडर फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। और पाउडर फॉर्म होने का मतलब भी इसका यही है कि हम आसानी से ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते होंगे तो आप कैरम बोर्ड में टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि आपका जो स्ट्राइक रेट जो है काफ़ी फास्ट हो जाए। तो ऐसे ही हम ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल एज ए ड्राई लुब्रिकेंट की तरह कहीं पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसी स्ट्रक्चर की वजह से ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं फ्री हो जाता है। यही वजह है कि ग्रेफाइट में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। मैंने कहा कि
ग्रेफाइट में जो एक कार्बन एटम है वो बाकी 3 कार्बन एटम के संग जुड़ा होता है। जैसे अगर मैं इसकी अगर बात करूं इस वाले कार्बन की, तो ये कार्बन इस कार्बन के संग भी जुड़ा हुआ है एटम के साथ, यहाँ इस एटम के संग जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस एटम के संग जुड़ा हुआ है। तो यानी ग्रेफाइट के केस में एक कार्बन एटम बाकी 3 कार्बन एटम के संग आसानी से जुड़ा हुआ होता है। तो यही सारी वजह है कि जो इसको यूनिक बनाती हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर पाता है। लेयर बाय लेयर इस पर डिपोजिशन होता है, इसलिए ये सॉफ्ट मटेरियल है। अब देखते हैं डायमंड के केस में क्या होता है। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में वो कुछ टेट्राहेड्रल शेप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो कार्बन है, एक ये कार्बन है, ये बाकी 4 कार्बन एटम के संग कोवलेंट फॉर्म बनाते हुए जुड़ा होता है। तो ऐसे ही नीचे की फॉर्म में अगर मैं इसकी शेप बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से ये बन जाता है। तो दोनों तरफ से जो हमें स्ट्रक्चर डायमंड का कुछ इस वे में हमें दिखाई भी देता है। जैसे आपने जरकन नग देखे हों तो उसमें आपने देखा होगा कुछ ऐसी शेप हमें देखने को मिलती है। अब यही शेप जो इसकी होती है वो क्या कहलाती है? टेट्राहेड्रल। अब इसी शेप की वजह से डायमंड जो होता है वो नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस बनता है। यानी नेचर में जो सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट मटेरियल है वो डायमंड ही है। ठीक है, तो किस वजह से? अपने खास स्ट्रक्चर की वजह से। और स्ट्रक्चर कैसा है इसका? टेट्राहेड्रल है। तो अब हम बात करते हैं C60 की। C60 को हम फुलेरीन भी बोल देते हैं, और फुलेरीन बोलने के पीछे एक कहानी है छोटी सी। वो ये है कि यूएस के एक आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर, इन्होंने एक जो है डॉम डिज़ाइन किया था जिसका नाम था जियोडेसिक डॉम। इस डॉम का जो स्ट्रक्चर की जो रिजेम्बलेंस थी वो C60 से मैच कर गई थी। तो इस आधार पर जो हमने नाम इनका इस C60 का रख दिया वो फुलेरीन भी रख दिया। एक्चुअल में C60 की जो शेप होती है वो कुछ फुटबॉल शेप जैसी होती है। जैसे फुटबॉल में आपने पैचेस को देखा होगा, उसी इस तरीके की C60 में भी शेप देखने को मिलती है। तो फास्फोरस और कार्बन के अलावा अगर मैं एलोट्रॉप्स की अगर मैं बात करता हूँ सल्फर के केस में, तो सल्फर के केस में भी हमारे पास 2 आसानी से एलोट्रॉप्स हमें दिखाई देते हैं। एक है हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर और दूसरा हमारा है रोम्बिक सल्फर। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स एलोट्रॉप्स को समझने की कोशिश करी। तो एलोट्रॉप्स में हमने ये जाना कि एक ही एलिमेंट्स में एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से जो अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म बन रही हैं वही हमारे एलोट्रॉप्स हैं। तो ये एलोट्रॉप्स न सिर्फ नॉन मेटल्स के केस में एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि ये एलोट्रॉप्स हमारे मेटल के केस में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आई होप you understand this video. So please like and share this video. Thank you. Take care.